स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 30 जनवरी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम रोज़ की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक पर हमारा आज का टारगेट 50 लाइक का है और आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हमें 50 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर मिलेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही अपने जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ, ताकि आप बढ़ सके अपने लक्ष्य की और। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 80। तो बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत में पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है जिसे महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहा जाता है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 5 में रखा गया है। संविधान के किस भाग में है महाभियोग की प्रक्रिया? भाग 5 में उसे रखा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है उसका आधार होता है संविधान का अतिक्रमण यानी संविधान का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसको लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व का नोटिस देना आवश्यक होता है जिस पर 1/4 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति 1/4 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होता है। जो वहाँ पे कुल सदस्य के जो है कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। फिर इसके बाद उस महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा होती है और यदि महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में लाया गया है उस सदन से 2/3 के विशेष बहुमत से पारित होता है तो उस चर्चा को, उस प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को अगले सदन में पारित कर दिया जाता है, अगले सदन में भेज दिया जाता है जहां पर आरोपों की जांच होती है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बोला जाता है। राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं और अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इसके जांच के बाद और पक्ष सुनने के बाद यदि दूसरे सदन को ये लगता है कि आरोप सही हैं और वह सदन भी 2/3 के विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस तारीख से ही, उस समय से ही, उस तिथि से ही अपने पद को छोड़ना होता है और उस प्रस्ताव के बाद ही जो है राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं और यह प्रस्ताव उसी सत्र में ही कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए जिस सत्र में लाया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया में जो है संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं का या राज्य विधानमंडलों का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में 1 फरवरी से देश का पहला और इसके साथ साथ केरल का पहला जेंडर पार्क शुरू किया जाएगा 11 फरवरी से। 11 फरवरी से कहाँ? केरल राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क शुरू किया जाएगा। उसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और राज्य का यह महत्वपूर्ण कदम है लैंगिक समानता की ओर, यानी कि महिला पुरुष के बीच जो असमानताएं हैं या ट्रांसजेंडर और अन्य जेंडर के लोग, अन्य लैंगिक वर्ग के बीच में जो असमानता है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है और इसे 11 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी के दूसरे संस्करण के साथ चालू किया जाएगा। 11 फरवरी को किसका संस्करण शुरू होगा, किसका कॉन्फ्रेंस होगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी के बेस पर, यानी कि
जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है, उस भेदभाव को समाप्त करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण के दौरान इसको 11 फरवरी में केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना है और नए नए तरीके ढूंढने हैं मजबूत करने के, जिसमें उन्हें स्थायी उद्यमिता प्राप्त हो सके, स्थायी एंटरप्रेन्योरशिप वो बन सकें, एक परमानेंट एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका निभा सके, जिसमें उन्हें घरेलू कार्यों में जैसे कि कुछ कुटीर उद्योग के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ बिजनेस आइडियाज़ और मैनेजमेंट आइडियाज़ के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बजट सत्र किसके संबोधन से शुरू होता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही बजट सत्र शुरू होता है और बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ अभी, और ये सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भी 29 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण को यानी इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण को लाया गया, इकोनॉमिक सर्वे को 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे को आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद के पटल पर रखा गया और इसे आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और किसके संबोधन से शुरू हुआ? रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति है, उनके संबोधन से यह शुरू हुआ है। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से जो प्रमुख फोकस है वो कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव पर फोकस किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक दस्तावेज होता है जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो उनके गाइडेंस में जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स अफेयर्स वो इसको जारी करती है, उसको तैयार करती है और इसके बाद इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कहाँ? संसद में पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है जिसमें पिछले 12 महीनों में जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी आर्थिक प्रगति की गई है या जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की जाती है और आगे बजट में किस प्रकार की संभावनाएं देखी जाएंगी या किस क्षेत्र में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है उस पर विचार किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें जो फोकस होता है वो राजकोषीय विकास, जो फिस्कल सिस्टम है हमारा, फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेवलपमेंट है, उस पर फोकस होता है और इसमें सर्वेक्षण के रूप में ये देखा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है या फिस्कल प्रॉफिट कितना रहा है। मुख्य रूप से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हर साल आर्थिक सर्वेक्षण में फिस्कल डेफिसिट ही देखने को मिलता है, यानी कि राजकोषीय घाटा ही देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त व्यापक आर्थिक कारकों के साथ साथ इन्फ्लेशन पर भी फोकस किया जाता है। इन्फ्लेशन को आम भाषा में बोलें तो महंगाई पर भी इस पर फोकस किया जाता है कि किस कारकों और अन्य कारकों की, आर्थिक कारकों की पहचान इसके अंतर्गत की जाती है। इसी के साथ ही 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा अभी इसके 2 दिन बाद। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 1950 और 51 में लाया गया था। पहले बजट के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी आता था। जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी प्रस्तुत किया जाता था। 1964 तक यही प्रक्रिया चलती थी, लेकिन इस 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है कि पिछले पूरे वर्ष का क्या विवरण रहा है पूरे पिछले वित्तीय वर्ष का, फिर उसके बाद बजट को, उसके 2 दिन बाद बजट को पेश किया जाता है जो भविष्य की उपलब्धियों के लिए होने वाले खर्च का लेखा जोखा होता है कि भविष्य में किस प्रकार के खर्चे हमारे पास हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे पास आय
कितनी है, तो इसमें बजट में इस चीज़ को हम निर्धारित करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है। ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस जियो, बजाज ऑटो या भारती एयरटेल। तो इसका स्पष्ट आंसर होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बना है भारत से। और रिलायंस जियो को सबसे मजबूत ब्रांडों की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021, कौन सा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 में 5वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां स्थान दिया गया है। और जियो भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क कौन है? जियो है, रिलायंस जियो। भारत में जियो भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कौन है? जियो। इसी के साथ देखें तो चीनी मोबाइल ऐप वी चैट इस सूचकांक में, इस श्रेणी में, इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा और इसके बाद दूसरे स्थान पर फेरारी दूसरे स्थान पर रहा है। जियो की स्थापना 2016 में की गई थी। ये भारतीय दूरसंचार कंपनी है और जियो इसकी सहायक कंपनी है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका वर्तमान में मुख्यालय स्थित है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जकार्ता। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया, जो कि कब किया गया? 28 जनवरी को किया गया। और इसमें ये 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। और इस बैठक के दौरान भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, उसका सर्वेक्षण किया गया। और इसके साथ ही देखा जाए तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है हर साल? तो इस में ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट देश हैं इस समय वर्तमान में। न्यूजीलैंड और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। किसके द्वारा, किस सूचकांक के द्वारा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इसके अलावा देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 देशों को इसमें कवर किया है, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI को जारी किया, CPI 2020 को जारी किया। और इस सूचकांक के स्तर के अनुसार जो मापन किया जाता है वो 100 के पैमाने पर मापन किया जाता है, रैंक दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे 100 का मतलब क्या होगा? 100 का मतलब होगा कि सबसे अच्छा देश है, गैर भ्रष्ट देश होगा। और वहीं अगर 0 है तो 0 का मतलब है कि सबसे खराब, यानी कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ही अधिक बड़े पैमाने पर स्थित है। सबसे अधिक भ्रष्ट को 0 नंबर दिया जाएगा। तो इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहे, जिसमें उन्हें CPI में 100 में से 88 नंबर मिले हैं। 88 नंबरों के साथ, मार्क्स के साथ, 88 अंकों के साथ वे पहले स्थान पर बने हुए हैं इस समय, यानी कि कम भ्रष्ट देशों की सूची में है। इसके अलावा देखा जाए तो इस सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा वो 86वां स्थान रहा। और इस सूचकांक में भारत ने 100 में से 40 अंक अर्जित किए हैं, जिसके आधार पर भारत का जो स्थान रहा रैंकिंग में वो 86वां स्थान रहा। 180 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? 86वां स्थान रहा। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 6 अंक नीचे फिसल गया है। यानी कि पिछले वर्ष इसका जो अंक था वो 80 नंबर पे था। इस सूचकांक में 80 रैंक थी, इसकी कितनी थी? 80 रैंक थी 2019 के सूचकांक में। इसके अलावा सोमालिया जो कि
अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। सोमालिया और दक्षिण सूडान ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये दोनों 12 के अंक के साथ इस सूचकांक में सबसे नीचे यानी कि 180 देशों की सूची में 179 यानी कि 179 स्थान पर इनको रखा गया है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो भ्रष्टाचार के आधार पर दुनिया भर के देशों की रैंकिंग प्रदान करती है और इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी, जो कि जर्मन के बर्लिन में स्थित जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। और इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। और इसने भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट जारी करनी शुरू की 1995 में। इसका उद्देश्य विश्व भर में भ्रष्टाचार से मुकाबला करना और अपराध को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 80वां स्थान, 82, 86 या 88। तो इसका आंसर होगा 86वां स्थान। कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 86वां स्थान है। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। याद रखिए कि 50 लाइक का टारगेट है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हो, आपके एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, एनटीपीसी के अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हमारे इन वीडियोस से कई प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार से सहयोगी होगी। तो हमें 50 लाइक तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के इस डिटेल में, इस प्रश्न के डिटेल वीडियो के इस प्रश्न के डिटेल में कि कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स अभी हाल ही में किसने जारी किया है? लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, जो कि कहाँ है? सिडनी में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने ये जारी किया है। और इसका जो आधार है इस इंडेक्स को जारी करने का वो ये है कि जो कोविड-19 के वेरीफाइड मामले हैं वो कितने हैं, प्रति मिलियन लोगों पर कितने हैं और प्रति मिलियन लोगों पर मृत्यु कितनी है, उसके आधार पर लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स को जारी किया है। इसमें जो देशों की संख्या ली गई है वो 98 है। 98 देशों को इसमें लिया गया है। 98 देशों के बीच कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें 98 में से भारत का स्थान 86वां आया है। कितना आया है? 86वां स्थान आया है, 86वां स्थान आया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया भर में अन्य देशों की किसी भी अन्य देशों की तुलना में भारत में से मतलब महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला है। और सूचकांक में न्यूजीलैंड के बाद अगर कुछ देशों ने अच्छा काम किया है तो उसमें वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस का स्थान आता है। किसका? वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस। वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड और साइप्रस का स्थान आता है किसके बाद? न्यूजीलैंड के बाद। न्यूजीलैंड को सबसे अच्छा रेस्पॉन्स करने वाला देश इसमें माना गया है सूचकांक में। और भारत का स्थान 98 देशों में कितना है? 86वां स्थान रहा है। और इस सूची में ब्राज़ील को सबसे नीचे रखा गया है। और ये देखा भी गया था कि कोरोना महामारी के दौरान ब्राज़ील की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब रही। और इसके साथ साथ अमेरिका का भी प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा, जिसके कारण उसे 5वें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 10वें स्थान पर रखा गया, यानी कि भारत से अच्छी स्थिति में श्रीलंका रहा है इस महामारी से निपटने में। तो लोवी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसे अप्रैल 2003 में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रैंक लोवी ने की थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में अनुसंधान करता है और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट ने अभी कौन सी रिपोर्ट जारी की है, कौन सा इंडेक्स जारी किया है? कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान क्या है? 86वां स्थान है। तो चलते हैं इसी के साथ वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा
शुल्क दिवस मनाया जाता है। और भारत में यदि देखें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो 1 जनवरी 1964 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक एम अजीत कुमार हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, किसकी झांकी थी? राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला स्थान, पहला पुरस्कार मिला है। किसको? राम मंदिर की जो झांकी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के राज्य की ओर से। तो इस बार की जो उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था वो अयोध्या था। मुख्य रूप से अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये इसका विषय रहा उत्तर प्रदेश का इस बार। और इसमें प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य के विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। इसी के साथ दूसरा जो पुरस्कार मिला वो त्रिपुरा राज्य की झांकी को मिला। त्रिपुरा राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार मिला। और वहीं तीसरा जो पुरस्कार दिया गया वो उत्तराखंड की झांकी को देवभूमि, देवताओं की भूमि विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही। तो उत्तराखंड की झांकी जो रही वो तीसरे स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी रही है, जिसका विषय क्या है? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन है लाटविया, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी काजा क्लास, जो कि वहाँ की रिफॉर्म पार्टी की नेता हैं। और एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति भी महिला हैं और प्रधानमंत्री भी महिला होंगी। जो वहां की राष्ट्रपति हैं वर्तमान, उनका नाम क्या है? क्रिस्टी कालजुलैद। क्रिस्टी कालजुलैद वहां की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टी कालजुलैद वहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और अभी वर्तमान में काजा क्लास अभी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। तो महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति रखने वाला ये दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होगा कि राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय राज्य ने अभी कौन सा पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार को जीता है, 2020 के पुरस्कार को जीता है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को ये पुरस्कार प्रदान किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के लिए विशेष पुरस्कार के लिए इसे चुना गया था। इस पुरस्कार को रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के CEO यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर FR खारकोंगर को वर्चुअली प्रदान यह पुरस्कार किया। किसने? रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। कहाँ? मेघालय के CEO को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया मेघालय के। तो इसी के साथ मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। वर्तमान वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री कॉर्नाड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। जैसा कि हम रोज़ करते हैं, एक अपने रिवीजन के लिए प्रश्न हम अंत में जरूर पूछते हैं कि प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जकार्ता, कुआलालंपुर,
हनोई या मनीला? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इस प्रश्न के लिए अगर वो भूल भी गए हैं तो इस प्रश्न के लिए वो पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो PDF फाइल ज़रूर हमारे टेलीग्राम पर अपलोडेड रहती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो पूर्ण विश्लेषण के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप वीडियो को ही देखें, क्योंकि PDF फाइल में केवल कुछ तथ्य ही होते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण वीडियो में ही अच्छे से किया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लक्ष्य के साथ जुड़ें और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।